तो 10th क्लास में जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है सोशल साइंस यानी इतिहास भूगोल नागरिक में, उससे रिलेटेड जितना भी वीवीआई क्वेश्चन है, जैसे बिहार मॉडल पेपर का जो वेबसाइट पे जो जारी हुआ है उस पे जितना भी क्वेश्चन है और भी बहुत सारे क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग तेजी से बाबू ज्वाइन होते चलिए और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके संपर्क में जितने भी बच्चे हैं सभी लोग को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। तो आप लोग तेजी से बाबू ज्वाइन होते चलिए और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान क्लास 10th के लिए। तो आप लोग तेजी से ऐड होते चलिए और आज का क्लास आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और मुझे उम्मीद भी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि निश्चित रूप से पूरा क्लास करेंगे और पूरा लाभ उठाएंगे। जैसे हम लोग मैथ्स में क्लास लिए थे, उसके जस्ट बाद हिंदी में क्लास लिए थे, हेलो हिंदी में मैथ्स का हम लोग क्लास लिए थे, सोशल साइंस का हम लोग क्लास लिए थे, बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस रहा है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग इसका भी पूरा एकदम लास्ट तक क्लास कीजिए, आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब आइए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चल रहा है सर, वीडियो देखिए जाए तो चल रहा है, बढ़िया से चल रहा है ना। तो आप लोग तेजी से बाबू ऐड होते चलिए और हम लोग बात करेंगे। आज का क्लास जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके संपर्क में जितने भी स्टूडेंट्स लोग हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं और आपके मोबाइल व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में जितना व्हाट्सएप ग्रुप है उस सभी जगह आप शेयर कीजिए ताकि आपसे जुड़े जितने भी लोग हैं सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मेरा हर एक अपडेट सब तक पहुँचते चले। और 10th क्लास से रिलेटेड जितना भी सब्जेक्ट अभी बचा हुआ है जैसे कि हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, ये सबका जो है इस पर क्लास चलेगा और ऑनलाइन मोड में आपका पूरा एकदम लाइव ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं और आइए क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग थंबनेल पर देखकर अंदाज़ा लगा ही लिए होंगे कि आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग देखते चलिए, तेज़ी से ऐड होते चलिए और आज की क्लास में आप लोग तेज़ी से ज्वाइन होइए और क्लास जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, उस पर हम लोग बात करेंगे। थोड़ा बोर्ड टेबल पे जाके देखिए तो, हेलो टेबल पे पेन होगा, पेन छूट गया, चाबी है यहाँ पे, तब तक हम पढ़ाते हैं इसी पेन से। तो आइए हम लोग ऐड होते हैं और तेज़ी से हम लोग क्लास करेंगे। बाबू तेज़ी से आप लोग ज्वाइन होते चलिए, तेज़ी से ज्वाइन होते चलिए, तेज़ी से ज्वाइन हुई। हम सभी लोग को देख रहे हैं, बहुत सारे लोग का मैसेज आ रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, ढेर सारा शुभकामना। चलिए ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, ये देखिए बिहार मॉडल पेपर में जो भी क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन का पहले हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चन पे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये देखिए क्वेश्चन, तो इसमें कह रहा है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। 1 नंबर में कह रहा है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। ए में कह रहा है कि वियतनाम, बी में कह रहा है कि लाओस, सी में कह रहा है कि चीन और डी में कह रहा है कंबोडिया। तेजी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है, तेजी से आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करते चलिए। तेजी से आप लोग बाबू कमेंट बॉक्स में मैसेज करते चलिए। फ्रेश चल रहा है सर। तो चलिए बहुत सारे लोग का कमेंट आना शुरू हो गया। आशुतोष पांडे, आइए आशुतोष, चलिए थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वेरी गुड। और इसमें हम देख रहे हैं कि आशुतोष पांडे हैं, उसके बाद लाइक, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐड हो चुके हैं। उसके बाद गोल्डन है, उसके बाद चलिए ठीक है, सचिन कुमार हैं, सचिन, ठीक है। अब आइए हम लोग तेजी से आप लोग ऐड होते चलिए, थोड़ा सा फ्रेश नहीं चल रहा है, हम देख रहे हैं। तो तेजी से आप लोग कमेंट करते चलिए। तो देखिए इसमें चीन ऑप्शन में दिया है, चलिए वेरी गुड, बिल्कुल सही ऑप्शन है, सी इज द करेक्ट आंसर। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है, तो चीन जो है इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए। और भी मेरे एक्सपर्ट लोग यहाँ पे बहुत सारे उपस्थित हो चुके हैं, सोशल साइंस के जो ज्ञाता लोग हैं यहाँ पे उपस्थित हैं, 2-2 आदमी अभी यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं। तो आप लोग तेजी से ऐड होते चलिए, क्लास करते चलिए और भी बहुत सारा हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे देखेंगे, बहुत सारा बात करेंगे आज। तो ये देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, ये देखा जाए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं 2 नंबर में कि वियना कांग्रेस कब हुआ था।
वियना कांग्रेस कब हुआ था? ए में करे 1815, बी में करे क्या 1818, सी में करे 1820 और डी में करे 1848। तो तेजी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि वियना कांग्रेस कब हुआ था, वियना कांग्रेस कब हुआ था। तेजी से कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। चलिए वेरी गुड, बहुत सारे लोग का ऑप्शन आना हो गया है, कुछ लोग बी नंबर ऑप्शन कर रहे हैं, उसके बाद और भी बहुत सारे लोग का हम ऑप्शन देख रहे हैं। चलिए वियना कांग्रेस कब हुआ था, वियना कांग्रेस कब हुआ था, बी आ रहा है कुछ लोग का हम ए भी देख रहे हैं। चलिए ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, हम देख रहे हैं यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ए इज द करेक्ट आंसर, हम शुरू में ही सिंबल किए थे, ये ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1815 में वियना कांग्रेस हुआ था, है ना। तो ये देखिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे ही आगे बढ़ते चलते हम लोग फटाफट आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के सामने है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा हर एक अपडेट्स आप तक पहुंचते चले। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, करे कि भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की, भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की। ए में कह रहा है कि गुरदयाल सिंह, बी में कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद, सी में कह रहा है कि लाला हरदयाल और डी में कह रहा है कि सोहन सिंह भाखना। तो 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की। कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कीजिए। चलिए वेरी गुड, बहुत सारे लोग का मैसेज आना शुरू हो गया है। चलिए गोल्डन है, चलिए आशुतोष पांडे हैं, चलिए वेरी गुड, सी नंबर ऑप्शन आ रहा है। चलिए बहुत सारे लोग हम कमेंट देख रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। सी नंबर ऑप्शन जो आ रहा है बिल्कुल सही है, सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। जिसका भी ऑप्शन आ रहा है सी नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखा जाए इसमें सी नंबर ऑप्शन जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। सी इज द करेक्ट आंसर, सी नंबर ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही था। ठीक है, गद्दर पार्टी का स्थापना, भारत में गद्दर पार्टी का स्थापना किसने की, तो भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना लाल हरदयाल ने की, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, देखिए यहाँ पे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। ए में कह रहा है सार्क, बी में कह रहा है नाटो, सी में कह रहा है ओपेक और डी में कह रहा है यूरोपीय संघ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तेजी से कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए कि इसमें क्या रिजल्ट हुआ। चलिए वेरी गुड, बहुत सारे लोग का ऑप्शन आ रहा है। तो देखिए इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन आ रहा है आप लोगों का, कुछ लोगों का सही है। हाँ, कुमार विकास का, कुमार विकास फैक्ट ट्यूटोरियल, डी नंबर ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका, बिल्कुल सही है। उसके बाद सच्ची कहानी, सच्ची कहानी, डी नंबर ऑप्शन आ रहा है। आपका नाम बाबू नहीं पता है, बट आपका जो आंसर है बिल्कुल सही है, चंपारण टीम, डी नंबर ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, यूरोपियन संघ। ठीक है, यूरोपियन संघ जो दिया हुआ है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यूरोपियन संघ जो दिख रहा है ये बिल्कुल सही है, यानी डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आइए एक और क्वेश्चन इस पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, उसको देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 5। चैनल पे यदि आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सी में कर रहा है थाईलैंड और डी में कर रहा है कंबोडिया। आप तेजी से कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइए कि चारों में कौन सा ऑप्शन सही है। तेजी से बाबू कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। चलिए वेरी गुड, बहुत सारे लोग ऑप्शन आना शुरू हो गया। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज करते चलिए, वेरी गुड। चलिए उसके बाद अभी रवि कुमार का डी ऑप्शन आ रहा है, राहुल कुमार का, कुमार विकास का डी आ रहा है। कमेंट आप लोग तेजी से कीजिए, तेजी से आप लोग कमेंट करते चलिए, तेजी से कमेंट कीजिए। ठीक है, देखा जाए तो इसमें कौन क्वेश्चन है, नरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक थे। तो नरोत्तम सिंहानुक जो है लाओस के शासक थे। ये कितना नंबर ऑप्शन है इसमें, बी नंबर ऑप्शन है। क्या नंबर ऑप्शन मिल रहा है, बी नंबर। लाओस के वो शासक थे। कमेंट कीजिए बाबू, कमेंट जरूर कीजिए। चलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तेजी से आप लोग कमेंट करते चलिए। अब आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ये देखा जाए।
क्वेश्चन नंबर 5 के जस्ट बार आ रहा है 6। आइए 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा हर एक अपडेट आप तक पहुंचते चले। ये देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6 करे कि वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था। वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था। ए में करे अब्राहम लिंकन, अब्राहम डर्बी, बी में जेम्स वाट, सी में करे कि जॉर्ज स्टीफेंसन और डी में कह रहा है कि रॉबर्ट फुल्टन। आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइए कि वाष्प चालित इंजन, कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज करके बताइए। तेजी से बाबू कमेंट कीजिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है। सभी लोग हम कमेंट देख रहे हैं। जेम्स वाट व आशुतोष पांडे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है आपका आशुतोष पांडे, आशुतोष पांडे, ठीक है। उसके बाद राजवीर वर्मा का बी नंबर ऑप्शन आ रहा है। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सच्ची कहानी बी नंबर ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद कुमार विकास फैक्टोरियल, सर आप 5 का आंसर। चलिए ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राहुल देख लीजिए, उसको एडजस्ट कर लीजिए, देखिए उसको। जेम्स वाट बिल्कुल सही है, जेम्स वाट जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे आएंगे, ठीक है। आइए 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। ए में ऑप्शन कह रहे कि 1854, बी में 1907, सी में 1915 और डी में कह रहे हैं 1923। 23 से कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके बताइए कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। तेजी से आप कमेंट बॉक्स में हमको मैसेज करके बताइए। चलिए ठीक है, बहुत सारे लोग का मैसेज आ रहा है, हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम लोग का इसमें बी नंबर ऑप्शन आ रहा है। चलिए वेरी गुड, बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा है और जिसका भी आ रहा है उस सभी लोग का भी आ रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिए, तेजी से आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। चलिए वेरी गुड, 1907 आ रहा है, राजवीर वर्मा का कमेंट आ रहा है 1907। चलिए वेरी गुड, बहुत बिल्कुल सही जवाब दिए, 1907 ही होगा, ठीक है। मैक्सिमम लोग का इसमें सही आ रहा है, देखिएगा 1907 कहाँ गया, 1907, इसका मतलब बी नंबर ऑप्शन है, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर, बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो आप लोग जो है अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। कह रहे कि गोल घर कहाँ स्थित है। 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे कि गोल घर कहाँ स्थित है। ए में कह रहे कोलकाता, बी में कह रहे पटना, सी में कह रहे दिल्ली और डी में कह रहे गया। ए में कोलकाता, बी में पटना, डी सी में दिल्ली और डी में गया। तो तेजी से आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तेजी से ऑप्शन करके बताइए। चलिए मैक्सिमम लोग का हम ऑप्शन देख रहे हैं, तेजी से आप लोग कमेंट करके बताइए, तेजी से कमेंट करके बताइए। चलिए वेरी गुड, डी नंबर ऑप्शन आ रहा है कुछ लोगों का, कमेंट करके बताइए गोल घर। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, राजवीर वर्मा का पटना आ रहा है। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है, सही कमेंट आ रहा है आपका, बिल्कुल सही है, राजवीर वर्मा का बिल्कुल सही है। पटना जिसका भी आ रहा है वो सही है ना, ये देखा जाए पटना, बी इज द करेक्ट आंसर। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अभी अब जो है सर यहाँ पे उपस्थित हैं और सोशल साइंस के एक्सपर्ट हैं, तो उनसे आप लोग सॉल्यूशन कीजिए। सर यहाँ पे आप लोग को सॉल्यूशन कराएंगे। आप लोग तेजी से अगला क्वेश्चन का जवाब भेजिए, तेजी से कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज कीजिए। तो तेजी से कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। 9 नंबर में करें, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की। किस अमेरिकी कंपनी ने किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की। ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन हैं। तेजी से कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कीजिए, तेजी से कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज कीजिए। तेजी से बाबू कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। और आपके एक्सपर्ट यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं सोशल साइंस के, तो आप लोग तेजी से उनसे जो है आप लोग क्लास लीजिए। तेजी से आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करते चलिए। चलिए आए सर, तो अभी हमारे साथ हैं रिजवान सर, एक्सपर्ट हैं, पूरा सामाजिक विज्ञान के, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप लोग इनसे जो है सॉल्यूशन कीजिए। सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, सर की पढ़ाने की शैली अन्य सभी शिक्षकों से भिन्न है।
तो आप लोग देखिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन कराएंगे पूरा बिहार मॉडल पेपर का। तो सर अभी हमारे साथ आए जैसे सर वेलकम है मेरे चैनल पे। आप खूब बढ़िया से सभी बच्चा लोग को पढ़ाइए और उस हिसाब से पढ़ाइए कि बच्चा लोग कल के एग्जाम में 100 मार्क्स लाए। चलिए थैंक यू आपको इतना बहुमूल्य समय देने के लिए मेरे तरफ से और मेरे संपर्क में जितने भी स्टूडेंट लोग हैं जो लोग भी आपको देख रहे हैं उन लोगों की तरफ से आपको थैंक यू। चलिए सर थैंक यू सर। ओके स्टार्ट किया है सर 9 नंबर से। जी ठीक। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग सोशल साइंस का देखेंगे, वो बहुत ब्रीफ में ही देखेंगे क्योंकि आज तो टाइम कम है, जिसकी वजह से ब्रीफ में कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए चुन के लाया गया है। अभी तक सर करा रहे थे। सर यहाँ से इसको टच करके यहाँ पे है हम लोग, तो इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे जब भी ऊपर नीचे करना हो तो यहाँ टच कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू। और जैसे इसमें आपको लिखने से, यहाँ पे लिखने से ये क्वेश्चन कराना है, इसका जो आंसर है तो यहाँ पे टच किए तो ये अपना ये लिखाने लगेगा, ठीक है। और फिर जब इसको ऊपर बढ़ाना हो तो यहाँ से टच करके ऊपर कर, ठीक है। थैंक यू। इसे समझिए जी 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 ठीक है। इसके बारे में 9 नंबर को थोड़ा बता दें। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? जल्दी जल्दी अपना आंसर दीजिए। वही अपना शुरू करते हैं हम लोग। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? जल्दी जल्दी आंसर किसका आ रहा है? विवांट मिश्रा। चलिए चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। मिश्रा सर आएंगे, मिश्रा सर ये पढ़ाएंगे आगे। जल्दी देख लीजिए किसका किसका आंसर आ रहा है। रूजवेल्ट किसका किसका आंसर है? राजीव वर्मा, राजीव वर्मा बहुत बढ़िया। रूजवेल्ट सबका आंसर सही जा रहा है, डी। कौन सा आंसर है? डी किसका आंसर आ रहा है जी? चेक कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए किसका आंसर आ रहा है। न्यू डील पॉलिसी किसने लाया था? कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति थे? एफडी रूजवेल्ट। कौन होंगे? एफडी रूजवेल्ट। अपना आंसर करेक्ट कीजिए, एक बार अपना अपना आंसर करेक्ट कीजिए। नेपोलियन 10 नंबर क्वेश्चन। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? नेपोलियन कोड कब लागू की गई थी? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई, जिसको नेपोलियन कोड भी बोला जाता था? नेपोलियन कोड। थैंक यू सर भाई। ये बढ़िया, थैंक यू। नेपोलियन कोड कब लागू हुआ था? जल्दी जल्दी। राहुल कुमार, डी। नेपोलियन कोड कब लागू हुआ था? 1804 में। एक बार आंसर चेक कीजिए। 1804 नेपोलियन कोड कब लागू हुआ था? 1804। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि ऑप्शन में क्या है? 1864, 1866, 1870, 1871। जल्दी जल्दी चेक कीजिए फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। किसका किसका आंसर आ रहा है? 1804 तो ठीक है, वो तो नेपोलियन कोड आया था 1804 में। फ्रैंकफर्ट की संधि जल्दी जल्दी 1804, 1866 कब हुआ था? जल्दी बताइए। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871, जिसका भी 1871 आंसर है उसका सही है। ए नहीं, फ्रैंकफर्ट की संधि व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट? 11 का 1871 होगा। चेक कर लीजिए जिसका भी। हाँ, सौरभ कोस्की, वेल डन।
राहुल खुराना, प्लीज चेक योर आंसर प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराना है, इसीलिए इतनी जल्दी है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? सॉरी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है, 1 मिनट वेट कर लीजिए आप लोग। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रेश दिख रहा है? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? वेयर वॉज द कार्ल मार्क्स बॉर्न? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी जल्दी। कार्ल मार्क्स कहाँ का था? हिटलर कहाँ का था? अब इससे मैं हिंट्स दे दिया, जर्मनी। वेल डन। जिसका भी जर्मनी आंसर आ रहा है उसका सही है, जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। जिसका भी आंसर जर्मनी है उसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 में से कौन सा अस्तित्व में आया? यहाँ पे आइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1991 में कौन अस्तित्व में आया? WTO, गैट, नई आर्थिक नीति और इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन होगा? 1991 में कौन सा अस्तित्व में आया? WTO, वेल डन। गुरप्रीत सिंह पटेल, वेल डन। WTO का फुल फॉर्म देखो पहले, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये पहले इसी का नाम गैट था, जो 1944 में बना था, लेकिन 1991 में इसका नाम चेंज करके क्या बना दिया गया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। 1991 में आया, ठीक है। न्यू आर्थिक पॉलिसी, न्यू आर्थिक पॉलिसी क्या है? न्यू आर्थिक पॉलिसी, न्यू आर्थिक पॉलिसी, न्यू आर्थिक पॉलिसी क्या है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी किस चीज के लिए है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ये गुट निरपेक्ष वाले जो राज थे उन्होंने अपना ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, ठीक है। क्या होगा आंसर? ए, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वेल डन, सबका सही आ रहा है। राजपूत शिवम सिंह, हेलो। सॉरी, कुछ प्रॉब्लम हो गया है। कुछ प्रॉब्लम हुआ, सॉरी, 1 मिनट। सिग्नल का कुछ प्रॉब्लम आ गया है, 1 मिनट रुकिए आप लोग। हाँ चलिए, आ गया, सही हो। चलिए, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, कुछ प्रॉब्लम आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, जल्दी जल्दी। नहीं, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन से प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, पता है ना? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन आता है? प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन आता है?
हाँ सर, हाँ सौरभ कौशिक, ये सर आ गया, ठीक है, थैंक यू। चलिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए। इन आर्थिक क्रियाओं में कौन से प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? आप लोग तो पढ़ेंगे प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन आता है? कृषि से उत्पादन जो भी काम हो, जो प्राइमरी हो, जो उत्पादन करता हो, वो आता है कृषि में। तो मत्स्य पालन किस में आएगा? मत्स्य पालन किस में आएगा? प्राइमरी। खनन प्राइमरी, ये प्राइमरी। ये बैंकिंग है, ये टर्शियरी में है, मतलब कि तृतीय वाला में। ठीक है, जो उत्पादन वाला काम होता है, जो कंपनियों वगैरह होता है, वो द्वितीय में आता है। जो क्विक फैक्ट्री है वो द्वितीय श्रेणी में आता है, जिसको सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। अब बैंकिंग जो है, जहाँ सर्विस का काम होता है, जो कॉल सेंटर वाले जो जितने भी लोग हैं, ये सब किस में आएंगे? बैंकिंग वाले, रेलवे, ये सब किस में आएंगे? तृतीय सेक्टर में। ये सब याद रखिएगा। प्राथमिक सेक्टर में कौन आएगा? प्राथमिक सेक्टर में कृषि से रिलेटेड जितने भी चीज़ हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बैंकिंग। कौन नहीं है, इसे पूछ रहा है। इन आर्थिक क्रियाओं में संबंधित कौन नहीं है, तो कौन हो जाएगा? बैंकिंग, क्योंकि वो तृतीय में है। ठीक है, बी, बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमशेदपुर, देख लीजिए एक बार। जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, सलेम किस उद्योग से के केंद्र हैं? जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई किसके लिए फेमस है? जल्दी बताइए तो। जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई किसके लिए है? जमशेदपुर, भिलाई किसके लिए है? जमशेद टाटा का तो नाम सुने होंगे, टाटा स्टील का भी नाम सुने होंगे। जमशेद टाटा का नाम सुने होंगे आप लोग। ये टाटा ट्रक, बहुत सारे ट्रक देखे होंगे, बस देखे होंगे टाटा का, या कार भी आता है टाटा का, टाटा की सफारी आती है। वो किसके है? आयरन और स्टील का। जमशेद टाटा। अब इसी से रिलेट कर लीजिएगा कि जमशेद में जमशेदपुर और टाटा मतलब स्टील और आयरन। क्या हो जाएगा ऑप्शन? स्टील एंड आयरन। ठीक है, सी आंसर, वेल डन। बहुत लोग आंसर सही जा रहा है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय का आशय। प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है? प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है? संपूर्ण आय, औसत आय, राष्ट्रीय आय या सीमांत आय? जल्दी से बताइए क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय का आशय किससे होगा? प्रति व्यक्ति आय का आशय किससे होगा? पर कैपिटा इनकम। हम लोग राष्ट्रीय आय पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, उसी से रिलेट करते हैं कि पूरा नेशनल इनकम क्या होगा, राष्ट्र की आय क्या होगा। जब एक आदमी का आय पता चलेगा कि एक यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति का आय कितना है, उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल जनसंख्या से गुना कर देंगे तो उससे आ जाएगा कि नेशनल इनकम क्या है। ठीक है, तो किससे रिलेटेड है? प्रति व्यक्ति आय। किससे रिलेटेड है? प्रति व्यक्ति आय से। करते रहिए, जो नेक्स्ट क्लास भी आने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आज के लिए। सी वेल डन, सबका सी वेल डन। इससे आपको पता चलता है कि आप लोग कितना सिंसियर और सीरियस हैं। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब बनाया गया था? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब बनाया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद, प्लानिंग कमीशन भी
कब बनाया गया था? 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, 1952 में इलेक्शन भी हुआ हमारा, ठीक है। तो कब बनाया गया था? 1900 किसका आंसर आ रहा है? सी, चंपारण टीम, गुड्डू कुमार, वेल डन। जिसका भी ऑप्शन सी सही आ रहा है वो आंसर सही है उनका। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था। शेयर करते जाइए। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब बनाया गया था? व्हेन वाज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल फॉर्म्ड? कब बनाया गया था? 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? चलो तो कोई बिना ऑप्शन देखे बताओ तो, देखते हैं कौन बता रहा है। बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? इंडिया का, भारत का जो मुद्रा है वो करेंसी वो को क्या है? कोई बताएगा? जल्दी आंसर दीजिए। टाका, वेल डन। अब्दुल बारी सिद्दीकी, वेल डन। टाका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टाका। बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? टाका। ऑप्शन डी। बांग्लादेश का मुद्रा इंडिया का रुपया, वेल डन। और डॉलर कहाँ है? अमेरिकी डॉलर तो सब कोई बोलता है। अगर डॉलर पूछ दे कहाँ का है तो अमेरिका। बहुत सारे कंट्री है जो जिसका करेंसी डॉलर ही है। भारत का रुपया, यस। अनामिका शर्मा, बहुत बढ़िया। क्या हुआ आंसर? टाका। ऑप्शन डी। जिसका भी ऑप्शन डी जा रहा है वो सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? 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 राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या? सरकार की आय। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या हुआ? सरकार की आय, पारिवारिक आय, सार्वजनिक काम और उपक्रमों की आय, उत्पादन के संसाधनों की आय। राष्ट्रीय आय का आशय किससे है बताइए? राष्ट्र की आय जो हम लोग गिनते हैं वो किसका आय होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, सरकार की आय, या अगर राज्य की बात की जाए तो राज्य सरकार की आय। किसका होगा? सी, सार्वजनिक आय। चेक कीजिए। डी, उत्पादन की संसाधन है। कैसे? ये कोई तो लॉजिक ही नहीं बनता है। पारिवारिक आय भी नहीं होगा। सार्वजनिक उपक्रमों की आय कहते तो शायद कुछ सोच भी लेते, लेकिन वो भी नहीं होगा। ये जनरली राष्ट्रीय आय का मतलब होता है सरकार की आय, कि सरकार की आय कितनी हो रही है एक साल में। ठीक है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? सरकार की आय। एक साल में राष्ट्र की आय कितनी हुई, किससे रिलेटेड होगा? सरकार की आय। वेल डन। अब्दुल बारी सिद्दीकी बहुत बढ़िया जा रहा। राहुल खुराना, गुड्डू कुमार, अनामिका शर्मा। अनामिका शर्मा सी बाबू चेक कर लेना एक बार, लॉजिक लगाओ, शेयर करते जाओ, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी आगे और भी अच्छा वीडियो आने वाला है। नेशनल इनकम रेफर किससे? इनकम ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लाया गया? भारत में व्हेन वाज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? उपभोक्ता संरक्षण कानून भारत में कब आया? उपभोक्ता संरक्षण कानून भारत में कब आया? जल्दी, उपभोक्ता संरक्षण कानून भारत में कब आया? उपभोक्ता संरक्षण कानून भारत में कब आया था? ऑप्शन में क्या क्या है आपका? 1968, 1968, 1986, 1984, 1976। क्या होगा आंसर? बी। अरे वेल डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड्डू कुमार, बहुत बढ़िया। बी होगा बाबू, 1986। जिसका भी ऑप्शन आ रहा है सही है। 1986 भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? 1986, 1986 में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, जल्दी जल्दी करो, आज टाइम नहीं है। जल्दी 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 आ जाइए सब कोई। भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार के ऋण प्रदान किया जाता है? 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन, भूमि विकास बैंक द्वारा, भूमि विकास बैंक, ये नोटिस करो, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? किस प्रकार का, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार के ऋण प्रदान किया जाता है? ऑप्शन अल्पकालीन ऋण, बी ऑप्शन मध्यकालीन ऋण, सी दीर्घकालीन, या इनमें से सभी। जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए, जल्दी जल्दी। ए चेक कीजिए अपना आंसर, क्रॉस चेक कीजिए। कोशिश अच्छा है, बस थोड़ा सा और कोशिश कीजिए। 21, क्या भूमि विकास बैंक किस प्रकार के ऋण प्रदान करती है? जिसका भी ऑप्शन सी आंसर है उसका सही है, चेक कर लो, जिसका भी ऑप्शन सी आ रहा है वो सही आंसर है। क्या होगा? दीर्घकालीन ऋण। ठीक है, चेक कर लीजिए, भूमि विकास बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? 22 नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम फाउंड इन इंडिया? कौन होगा? पूंजीवाद, समाजवाद, या मिश्रित, या साम्यवादी? कौन सा ऑप्शन होगा? भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, या मिश्रित अर्थव्यवस्था, या साम्यवादी? आप लोगों को पता नहीं होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, या समाजवादी अर्थव्यवस्था, या साम्यवादी अर्थव्यवस्था? कभी पाना हुआ तो इसी चैनल पर डिटेल में सबका बताया जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या है। ठीक है, क्या होगा आंसर? सी सी सी। किसका किसका आ रहा है भाई? क्या हो जाएगा आंसर? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या हो जाएगा आंसर? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी इसको बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। बहुत बढ़िया। बहुत सारी यूरोपियन कंट्री है या चाइनीज कंट्री है, वह साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, सोशलिस्ट है, कहीं कम्युनिस्ट है। अमेरिका में कैपिटलिस्ट है, इंडिया में क्या है? सोशलिस्ट और एक कैपिटलिस्ट, दोनों मिलाकर कौन सा? मिक्स्ड, मतलब कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नागार्जुन सागर परियोजना किससे संबंधित है? नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है किससे? सतलज नदी ऑप्शन, कावेरी नदी, नर्मदा से, या कृष्णा से? नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर है या किस नदी से संबंधित है? नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर, सतलज नदी आपको पता होगा कि पंजाब में बहती है, जो इंडस नदी में जाकर मिल जाती है। कावेरी नदी जो तमिलनाडु, कर्नाटका और केरल तीनों में मिल बहती है। ये नर्मदा मध्य प्रदेश आपको गुजरात और महाराष्ट्र, और कृष्णा आपका आ जाएगा आंध्र प्रदेश। तो बताइए नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी से संबंधित है? बी किसका आ रहा है भाई? कावेरी नहीं, सी भी नहीं, चेक कीजिए, नागार्जुन पर है। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस पे है? कृष्णा रिवर पे, कृष्णा नदी पे। क्या हो जाएगा आंसर? कृष्णा नदी, कृष्णा नदी। जल्दी जल्दी
सारे क्वेश्चन का डिटेल कराया जाएगा, लेकिन आज टाइम कम है, आज जितना क्वेश्चन कराया जाए मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करवाना है। एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन होगा। चलिए, तेईस नंबर शायद क्वेश्चन मिस है, 24 नंबर पर आ जाइए। हाँ, 24 नंबर क्वेश्चन पाइए। 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? किसको किसको याद है जी? 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? पश्चिमी एशिया, अंटार्कटिक महासागर। देख लीजिए ऑप्शन। ऑप्शन क्या है? पश्चिम एशिया, अंटार्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, बंगाल की खाड़ी। विच वन इज इफेक्टेड बाई सुनामी ऑन 26 दिसंबर 2004? 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो अपना कौन सा? बंगाल का खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। डी, वेल डन। अरे वाह, आंसर की तो बाढ़ आ गई। ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोटिस करके जाना। बंगाल की खाड़ी जो भारत में है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, ये जो हमारा इंडिया का मैप है, ये बंगाल है, यहीं पे इसी को बंगाल की खाड़ी बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। समान संचार व्यवस्था को बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? समान, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? समान संचार व्यवस्था जो मेन कॉज है फेलियर ऑफ कॉमन कम्युनिकेशन का क्या हो सकता है? केबल का टूट जाना, संचार टावरों का ही दूरी, या टावरों की ऊंचाई में कमी, इनमें से कोई नहीं। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है आंसर? केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी, या टावर की ऊंचाई की कमी। क्या हो सकता है? डी। डी किसका? इनमें से कोई नहीं। चेक कीजिए क्या हो सकता है। ये सोचने वाली चीज़ है। क्या कॉमन संचार है, कैसे हो सकता है? अगर केबल टूट जाए जिससे नेटवर्क जोड़ा जाता है, वह टूट जाए, तब शायद हो सकता है कि कम्युनिकेशन खत्म हो जाए। ठीक है, टावर की ऊंचाई में कमी, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। संचार टावरों की दूरी, उससे भी ज़्यादा खास प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तार ही टूट जाए तो क्या होगा? कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, टूट जाएगा, बाधित हो जाएगा। क्या होगा आंसर? केबल का टूट जाना। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाढ़ क्षति पहुंचाती है, ये सब कॉमन क्वेश्चन है सोचने वाले कि बाढ़ किसको क्षति पहुंचाती है? फसल को, पशुओं को, भवनों को, या सभी को? क्या हो सकता है ऑप्शन? ये कॉमन क्वेश्चन है कि बाढ़ क्षति पहुंचाती है किसकी? बाढ़ क्षति फसल को भी, पशुओं को भी क्षति पहुंचा सकती है, भवनों को भी। तो क्या हो सकता है आंसर? उपरोक्त सभी को फसल बाढ़ क्षति पहुंचा सकती है। ये सब सोचने वाली चीज है। ये अगर किताब में नहीं भी रहे तभी चलेगा। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। 27 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है किससे? रेलवे से, सड़क मार्गों से, या जल मार्गों से? जल्दी ऑप्शन में बताइए। जल्दी जल्दी, क्या होगा आंसर? 27 क्या होगा आंसर? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किससे संबंधित है? सड़क मार्ग, जिसका भी ऑप्शन बी आ रहा सही है। किसका? सड़क मार्ग। वेल डन। ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, ऐसे ऐसे ऐसे, जो दिल्ली को कनेक्ट किया चारों तरफ से। क्या हो जाएगा? सड़क मार्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाढ़ के समय लोगों को जानना चाहिए, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? गांव से बाहर, खेतों में, उच्च भूमि पर, या कहीं नहीं? ये तो कॉमन क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए आंसर ये।
क्या हो सकता है आंसर? उच्च भूमि पर। क्या जगह? उच्च भूमि पर। 29 नंबर, निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीति का दल है? निम्न में से आ गया पॉलिटिकल क्वेश्चन, निम्न में कौन क्षेत्रीय राजनीति का दल है? क्षेत्रीय राजनीतिक दल कौन? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी? क्षेत्रीय पार्टी कौन है? कौन हो सकता है? देखो, बीजेपी जो है वो पूरा नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी नेशनल पार्टी है। ये जेडीयू, ये क्षेत्रीय पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी भी पूरा इंडिया में है, कांग्रेस भी पूरा इंडिया में है, बीजेपी भी पूरा इंडिया में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन आंसर? डी, जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू, ये हमारी क्षेत्रीय पार्टी है। ठीक है, सी, वेल डन, सबका आंसर सही जा रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? जल्दी जल्दी बताओ, पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? एमपी और एमएलए का चुनाव कौन करवाता है? एमपी और एमएलए का चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है, चुनाव आयोग, जो भारत का चुनाव आयोग है। लेकिन जो पंचायत के इलेक्शन का चुनाव होता है वो राज्य का जो चुनाव आयोग है वो करवाता है। कौन? राज्य का चुनाव आयोग। केंद्र सरकार किसे करवाता है? एमपी एमएलए का और राष्ट्रपति का। ठीक है, जिला परिषद नहीं। क्या होगा आंसर 30 का? जल्दी जल्दी, 30 का आंसर क्या होगा? राज्य चुनाव आयोग। क्या होगा आंसर? राज्य चुनाव आयोग। भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, पंजाब नहीं, कौन हो सकता है? 2 अक्टूबर 1962 को शुरुआत हुआ था। कहाँ होगा? राजस्थान, राजस्थान। ठीक है, भारत में पंचायती चुनाव कहाँ शुरुआत होता है? राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति के किस लिए जाना जाता है? सबको पता है, इमरजेंसी, आपातकाल, याद है सबको? 32 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? इस वर्ष आम चुनाव हुए? नहीं। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी? नहीं, पहले ही बन चुकी थी। देश का आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, नेशनल इमरजेंसी जिसको बोलते हैं, 1975 में नेशनल इमरजेंसी 1975। सबको याद है, घर घर में पूछ लीजिएगा। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा? सी, देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? ताड़ी विरोधी आंदोलन, जल्दी जल्दी समझिए। 33 नंबर क्वेश्चन, ताड़ी विरोधी, ताड़ी विरोधी, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ? किस राज्य से? ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या हो जाएगा आंसर? ताड़ी विरोधी बिहार से नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, तमिलनाडु नहीं, कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था? आंध्र प्रदेश से। ताड़ी बैन करने के लिए, बिहार में दारू बंद है, वहां पर ताड़ी भी बैन करना है, बंद करवाना है। आ जाओ 34 नंबर क्वेश्चन पे जल्दी जल्दी। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? बता दो जल्दी। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? नारीवादी में किसको मुख्य आधार माना जाता है? नारी को। जातिवादी में जाति को। धर्मनिरपेक्ष में ये सारे लोग बराबर हैं। सामुदायिक में, जिसको कम्युनल बोलते हैं, इसमें धर्म को आधार माना जाता है। धर्म को समुदाय का आधार माना जाता है। किसमें? आंसर ए, सांप्रदायिक में। अक्सर बोलते हैं ना सांप्रदायिक दंगा हो गया है, सांप्रदायिक दंगा, तो वहीं से आया है कि वहाँ धर्म को आधार मान लिया जाता है कि धर्म ही सब कुछ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आ जाइए 35।
शेयर करते जाइए, शेयर करते जाइए। सत्ता में समझदारी सही है क्योंकि, सत्ता में समझदारी सही है क्योंकि यह विविधता को बढ़ाती है। सत्ता में साझेदारी सही है, साझेदारी सही है क्यों? क्योंकि विविधता बढ़ाती है। यह भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन और भी ऑप्शन पढ़ते हैं हम। देश की एकता को कमजोर करती है, क्या हो सकता है ऑप्शन? क्या हो सकता है ऑप्शन? देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देरी करवाती है, विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करवाती है। क्या होगा आंसर? क्या हो सकता है कि अगर सारे लोग, अगर पावर सबको मिलना शुरू हो जाए तो क्या होगा? टकराव होगा? नहीं होगा। अगर सबको पावर दिया जाए, हर जाति के, हर धर्म के लोगों को, तो कोई टकराव होगा? नहीं होगा। तो विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करवाती है, ऑप्शन डी। यह सब सोच कर ही अपना से बनाने वाला है। ये अगर नहीं भी पढ़े हैं, अगर इतना कॉमन अंडरस्टैंडिंग है तो हो जाएगा। ठीक है, सोचना नीट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल में सप्त दलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेपाल में सप्त दलीय गठबंधन के मुख्य उद्देश्य क्या है? जल्दी बताइए, क्या हो सकता है? राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना? नहीं। लोकतंत्र की स्थापना करना? ये हो सकता है। भारत नेपाल के बीच संबंधों को बेहतर करना? ये नहीं। ना सर्वदलीय सरकार का स्थापना करना? नहीं। क्या होगा आंसर? लोकतंत्र की स्थापना करना। नेपाल की सप्तवादी की सप्तदलीय गठबंधन किस लिए है? लोकतंत्र का स्थापना करने के लिए। ठीक है, आ जाइए 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन, भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? 37 नंबर क्वेश्चन में सबसे बड़ा उत्पादक कौन है कोयले का? बिना ऑप्शन देखे बता दीजिए। हमने पढ़ते हैं ना, झारखंड, धनबाद, झड़िया। क्या हो जाएगा आंसर? जल्दी बताइए, क्या होगा आंसर? सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। कहाँ पे होगा? झारखंड, हमारा पड़ोसी राज्य। कहाँ पे? झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला होता है। ठीक है, विच ऑफ दिस स्टेट इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल? नेक्स्ट क्वेश्चन 38, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है? सौर ऊर्जा के लिए, सौर ऊर्जा समझते हैं ना, सूरज से जो हम लोग एनर्जी लेते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सौर ऊर्जा। तो इसके लिए क्या होगा? सबसे ज्यादा किसमें सुटेबल है? कौन से राज्य में जहाँ पे सौर ऊर्जा ज्यादा बनाया जा सकता है? जहाँ पे सनलाइट सबसे एकदम सामने आता हो। सनलाइट, अगर सूर्य की किरण डायरेक्ट आ रहा हो, ज्यादा गर्मी हो, तो वहीं पे ना ज्यादा हम लोग, बारिश कम होती हो तो वहीं पे सौर ऊर्जा ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं हम। कहाँ होगा? असम में होगा? नहीं। अरुणाचल प्रदेश, ये भी पहाड़ी एरिया, यहाँ नहीं। मेघालय, यहाँ भी नहीं है, तो बारिश से बहुत ज्यादा। सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा कहाँ होगा? राजस्थान। कहाँ हो जाएगा? राजस्थान। सी, वेल डन, वेल डन। अनामिका शर्मा, बहुत बढ़िया। राहुल खुराना, बहुत बढ़िया। मोहम्मद सलीम अवैसी, डी नहीं बाबू, क्रॉस चेक करो। मेघालय में तो इतनी बारिश होती है, वहां पे सौर ऊर्जा उतना कहाँ से होगा? अरुणाचल, असम, मेघालय, सारे वो तो ठंडा एरिया है। सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ होती है? राजस्थान। जहाँ पे ज्यादा गर्मी वहीं पे ज्यादा सौर ऊर्जा। 39 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना, रिवर वैली प्रोजेक्ट। सब बिहार की सबसे पहली रिवर वैली प्रोजेक्ट कौन है? बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी घाटी नदी परियोजना, बागमती या सोन नदी। ये चारों नदी बिहार की नदी है, गंडक, कोसी, बागमती और सोन। क्या हो जाएगा आंसर? सबसे पहला किस नदी पर बनाया गया था प्रोजेक्ट? नदी घाटी परियोजना सोन नदी। सोन नदी को पढ़े हैं ना हम लोग? ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी। बी नहीं बाबू, डी, डी। कोसी नदी नहीं, सोन नदी पे। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? सोन नदी। ठीक है, आ जाइए
चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब और लाइक करते रहे और शेयर भी करें। कल इसका एक्सप्लेनेशन इससे सेकेंड सीटिंग वाला आपको 5 साढ़े 5 बजे आ जाएगा, सेम टाइम में एक्सप्लेनेशन आ जाएगा इसका। और जो मॉर्निंग वाला है, मॉर्निंग वाले का 1 बजे 1 या 1:30 बजे के बीच में आ जाएगा। ठीक है, आज नेक्स्ट क्वेश्चन। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन पढ़े होंगे। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? शायद सुंदरवन कहाँ है? बे ऑफ बंगाल पढ़े हैं, बंगाल की खाड़ी। तो सुंदरवन कहाँ है? ये इंडिया है, ये बंगाल है। तो यहीं पे हमारा सुंदरवन टाइगर रिजर्व है। सुंदरवन डेल्टा यहीं पे बनता है। ठीक है, तो यहीं पे सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ पे? पश्चिमी बंगाल, पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? वेल डन। अरे वाह, बहुत बढ़िया अनामिका, वेल डन। लग रहा है कि टॉप करेगा सब आज। अनामिका, राहुल खुराना, अब्दुल बारी सिद्दीकी, सलीम ओवैसी, बहुत बढ़िया। बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? भारत में सबसे लंबा बांध, भारत में सबसे लंबा बांध भाखड़ा नंगल, नागार्जुन सागर, हीराकुंड, टेहरी, कौन सा होगा सबसे लंबा? भारत में सबसे लंबा बांध, भारत में सबसे लंबा बांध, भारत में सबसे लंबा बांध कौन होगा? भारत में सबसे लंबा बांध ऑप्शन सी, हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम कहाँ पे है? हीराकुंड डैम कृष्णा रिवर पे। भारत की सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड। सबसे ऊंचा भाखड़ा नंगल। ठीक है, आ जाइए 42 नंबर क्वेश्चन। वेल डन, बहुत बढ़िया। हीराकुंड, हीराकुंड। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उत्पादन नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा जो डायरेक्ट ऊर्जा देता है, कौन नहीं है बताइए? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, कौन होगा? कोयला को हम डायरेक्ट जला के एनर्जी ले सकते हैं, ऊर्जा ले सकते हैं। पेट्रोलियम को जला के ले सकते हैं। विद्युत, विद्युत कैसे पैदा होता है? विद्युत या तो पेट्रोल से, या कोयला जलाकर, या पेट्रोल जलाकर, या पानी से, थर्मल से। डायरेक्ट मिलता है विद्युत? नहीं मिलता है, तो डायरेक्ट हम नहीं लेते हैं इसको। तो क्या आंसर हो जाएगा? प्राकृतिक गैस भी हम लोग डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, एनर्जी ले सकते हैं, लेकिन विद्युत से नहीं होगा। क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी, 42 का ऑप्शन बी, विद्युत। विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एनर्जी, जिससे हम डायरेक्ट एनर्जी नहीं ले सकते हैं, कौन होगा? विद्युत। आइए, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेल, पूर्व मध्य रेल बहुत सारा है ना, नॉर्थ ईस्ट है, बहुत सेंट्रल रेलवे है, नॉर्थ वेस्ट, बहुत सारा रेलवे है। तो पूर्व मध्य रेल का इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पूर्व मध्य रेल अपना बिहार में देख लो, खोजो कहाँ है पूर्व मध्य रेल। अगर बिहार उहार के पूछेगा तो जनरली कहाँ होगा? बिहार में। कौन होगा? हाजीपुर। कोलकाता बिहार में नहीं है, नई दिल्ली नहीं है, मुंबई नहीं है, कौन होगा आंसर? हाजीपुर, ऑप्शन डी। वेल डन, वेल डन, बहुत बढ़िया, बहुत फास्ट। डी। चलो 43 क्वेश्चन, 44 पे आ जाओ, 44 पे। चावल, चावल क्या है? खरीफ है, जायद फसल है, रबी फसल है? जल्दी जल्दी बताओ तो। ये क्वेश्चन कर लो पहले। 44, चावल क्या है? खरीफ है, जायद है, या रबी फसल है? बताओ। रबी फसल से जनरली याद करना कि गेहूं, मसूर वगैरह जो भी है, गेहूं, मसूर, ये रबी फसल है। धान, मकई, ये सब क्या है? खरीफ फसल है। खीरा, तरबूज वगैरह सब क्या है? जायद फसल है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर? आंसर खरीफ फसल। चावल क्या होगा? खरीफ फसल, ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही जा रहा है।
चलिए तेजी से बाबू आप लोग ऐड होते चलिए। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा हर एक अपडेट्स आपको मिलते चले। किसी ने सच ही कहा है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंख से कुछ भी नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। इसलिए आप लोग हौसला बना के रखिए, और मुझे उम्मीद है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग निश्चित रूप से बेहतर करेंगे। और आज का जो लाइव सेशन चल रहा है आप लोग जरूर देखिए, और इससे काफ़ी बेनिफिट होगा। ये मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से लड़ेंगे, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए सर जो करा रहे थे, आइए इस पे हम लोग बात करेंगे। सर कहाँ थे? तो यहाँ थे। चावल है, चावल क्या है, फटाफट चलिए आप लोग। चावल क्या है, चावल पे हम लोग थे सर, यहाँ थे, है ना। चलिए कमेंट आप लोग करते चलिए। चावल है, चावल है, चावल है, ठीक है। चलिए कमेंट करके बताइए कि चावल है। ए में कर है कि खरीफ फसल, बी में कर है कि रबी फसल, सी में कर है कि जायद फसल, और डी में कर है कि नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तेजी से कमेंट कीजिए बाबू, तेजी से कमेंट कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी गुड। बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा है, ए नंबर ऑप्शन है। चलिए राहुल कुमार है, चंपारण टीम में मैक्सिमम लोग का ए नंबर ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही है। ए नंबर ऑप्शन आ रहा है, ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। 45, ठीक है। कर है इसमें अगला, कर है कि निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है, निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। ए में कर है कि डाबर, बी में कर है कि बजाज ऑटो लिमिटेड, सी में कर है कि सेल, और डी में कर है कि टिस्को। तेजी से कमेंट करके बताइए कि निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है, निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। तेजी से कमेंट करके बताइए। चलिए निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है, तेजी से कमेंट करके बताइए। चलिए वेरी गुड। बहुत सारे लोग के कमेंट, बहुत सारे लोग का कमेंट आना शुरू हो गया है, तेजी से कमेंट करके बताइए। चलिए वेरी गुड। सी नंबर जो ऑप्शन है इसमें का कहां चला जा रहा है, सी नंबर जो ऑप्शन है इसमें का बिल्कुल सही है। सी नंबर ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है, सेल इसमें का सही आंसर है, ठीक है। तेजी से कमेंट करते चलिए। चलिए वेरी गुड। अब देखिए इसमें नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे हम आएंगे 46 पे। कह रहे हैं कि कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है, कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है। ए में कह रहे हैं कि बॉक्साइट, बी में कह रहे हैं कि अभ्रक, सी में कह रहे हैं कि लौह अयस्क, और डी में कह रहे हैं कि तांबा। तेजी से कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके बताइए कि इसमें कौन सा खनिज कोडरमा से संबंधित है। तेजी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा संबंधित है कोडरमा से। चलिए वेरी गुड। चलिए बहुत सारे लोग का कमेंट आना शुरू हो गया। ए नंबर ऑप्शन है, मैक्सिमम लोग का ए नंबर ऑप्शन आ रहा है। एमडी समीर, चलिए थैंक यू, ए नंबर ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा है ए नंबर। चलिए यदि आप चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा हर एक अपडेट्स आपको पहुंचते चले। और इसी चैनल के माध्यम से जो भी आपका सब्जेक्ट अभी नहीं हुआ है, जैसे कि हिंदी का, संस्कृत का, इंग्लिश का, सब सब्जेक्ट का यहाँ से ऑनलाइन क्लास चलेगा। हमारे एक्सपर्ट लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। अभी सर भी, एक और सर उपस्थित हैं जो सब्जेक्टिव कराएंगे। तो आप लोग तेजी से बाबू ऐड होते चलिए। चलिए मैक्सिमम लोग का हम ऑप्शन देख रहे हैं, किसी का सी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है। कमेंट आप लोग जरूर कीजिए, तेजी से आप लोग कमेंट करते चलिए। चलिए वेरी गुड। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें अभ्रक जो है ये बिल्कुल सही है। कौन सा खनिज कोडरमा से संबंधित है, तो अभ्रक। चलिए ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आएंगे 46 के जस्ट बाद 47 पे। फटाफट चलिए, आज लगन भी बहुत ज्यादा है, हम लोग को भी निकलना है, 4-5 जगह शादी है। तो आइए क्वेश्चन करा के हम लोग निकलेंगे। 47 में कह रहे हैं कि ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है। ए में कह रहे हैं कि हरित क्रांति, बी में कह रहे हैं कि पीली क्रांति, सी में कह रहे हैं श्वेत क्रांति, और डी में कह रहे हैं नीली क्रांति। ए में हरित क्रांति, बी में पीली क्रांति, सी में श्वेत क्रांति, और डी में नीली क्रांति। तेजी से कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए वेरी गुड। मैक्सिमम लोग का आंसर आना शुरू हो गया। चलिए वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंख से कुछ भी नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है तो चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए आप लोग कोशिश।
चलिए ठीक है, यशवंत तिवारी का ए नंबर ऑप्शन आ रहा है। मैक्सिमम लोग का इसमें हम देख रहे हैं कि ए नंबर ऑप्शन आ रहा है। तो चलिए इसमें हम लोग देखेंगे ए नंबर ऑप्शन। तो ए नंबर नहीं बाबू, श्वेत क्रांति होगा इसमें, ऑप्शनल फ्लड में श्वेत क्रांति, इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट 47 के जस्ट बाद 48 में हम लोग आएंगे। देखिए 48 में कह रहा है कि लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध हैं? लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध हैं? ए में कह रहा है पूर्णिया और कटिहार, बी में गया और नवादा, और सी में कह रहा है कि पटना और नालंदा, और डी में कह रहा है कि मुजफ्फरपुर और वैशाली। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन से दो जिले प्रसिद्ध है? 23 आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। वेरी गुड, बहुत सारे लोग का कमेंट आना शुरू हो गया है। अभी अब्दुल बड़ी सिद्दीकी का रिजल्ट आया है डी, बिल्कुल सही आंसर है। 23 से आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइए। वेरी गुड, डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए अच्छी बात है, 23 से आप लोग कमेंट कीजिए। वेरी गुड, वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा हर एक अपडेट्स आप लोगों को मिलते चले। चलिए वेरी गुड, देखिए कितना ईजी क्वेश्चन है हम लोग के बीच। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिल्कुल सिंपल है, रुकिए ना। अब देखिए इसमें डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। डी इज द करेक्ट आंसर। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि आप लोग जान भी रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा लीची होता है और वैशाली में भी सबसे ज्यादा लीची का उत्पादन होता है। इतना लीची का उत्पादन बिहार में कहीं दूसरे जिले में होता ही नहीं है। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मौजवानी बनाने वाला क्वेश्चन है। 48 के जस्ट बाद 49, ये देखिए 49 नंबर में आ रहा है कि कह रहा है कि आय तथा उपभोग का अंतर। आय तथा उपभोग का अंतर क्या है? ए में कह रहा है कि विनिमय कहलाता है, बी में मुद्रा कहलाता है, सी में बचत कहलाता है, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि आय तथा उपभोग का अंतर क्या है। आय तथा उपभोग का अंतर क्या है? कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके बताइए। वेरी गुड, कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइए। चलिए बहुत सारे लोग हम कमेंट देख रहे हैं। चलिए वेरी गुड बाबू, नेट का प्रॉब्लम होगा इसलिए थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, आपके मोबाइल में प्रॉब्लम होगा, यहाँ से कोई फॉल्ट नहीं है। चलिए वेरी गुड, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कीजिए प्लीज, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। और हर एक सब्जेक्ट का वीडियो यहाँ से लाइव होगा, जो भी आपका एग्जाम है उसके जस्ट एक दिन पहले चलेगा। चलिए ठीक है, तो आइए हम लोग आगे देखते हैं इसमें कितना नंबर क्वेश्चन है। तो आय तथा उपभोग का अंतर क्या है? तो इसमें सी नंबर ऑप्शन है, सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, सी इज द करेक्ट आंसर, यानी बचत कहलाता है। आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है, यानी सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आइए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए 50 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, ये 50 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 50 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? ए में कह रहे कि अस्थायी जमा, बी में चालू जमा, सी में अधिविकर्ष, और डी में कह रहे हैं आवर्ती जमा। तो इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके बताइए कि कौन व्यापारिक बैंक की जमा की प्रकार नहीं है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए इसमें क्या रिजल्ट होगा। हर नर हो रामकृष्ण जैसे, हर नर हो रामकृष्ण जैसे, हर नारी सावित्री सीता हो। हर नर हो रामकृष्ण जैसे, हर नारी सावित्री सीता हो, हर आचरण बने रामायण सा, हर पुस्तक भागवत गीता हो। इंसानियत हर इंसान को इंसान बना देती है, इंसानियत हर इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही जाते हैं मंदिर और मस्जिद में पूजा करने, आस्था ही पत्थर को भगवान बना देती है। इसलिए आस्था और विश्वास के साथ आप जुड़िए, क्लास कीजिए। चलिए वेरी गुड, बहुत सारे लोग का कमेंट आना शुरू हो गया है। चलिए वेरी गुड, तो इसमें हम देख रहे हैं कुछ लोग का ए आ रहा है, कुछ लोग का सी आ रहा है। अनामिका शर्मा का सी नंबर ऑप्शन आ रहा है। चलिए वेरी गुड, अनामिका शर्मा का। साक्षी जोन, ठीक है बाबू, सी नंबर आपका जो ऑप्शन है अनामिका शर्मा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका सी नंबर जो ऑप्शन है अधिविकर्ष, ये बिल्कुल सही है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये 50 के जस्ट बाद 51 नंबर क्वेश्चन पे आप आइएगा। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहे कि पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? ए में अल्पकाल, बी में दीर्घकाल, सी में ए एवं बी दोनों, और डी में कह रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि नॉन ऑफ दिस।
पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? कमेंट बॉक्स में आप बताइए, 23 से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें क्या रिजल्ट हुआ। 23 से कमेंट बॉक्स में आप बताइए। चलिए वेरी गुड। अनिल कुमार, माँ सरस्वती, चलिए एमडी समीर का आ रहा है सी नंबर ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद अनामिका शर्मा का सी नंबर ऑप्शन आ रहा है। कलीमुद्दीन आलम का सी नंबर ऑप्शन आ रहा है। हाँ तो बिल्कुल सही है, पूंजी बाजार में अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों का लेन देन होता है, यानी इसमें सी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, ए और बी दोनों इसमें सही है, अल्पकाल और दीर्घकाल ये दोनों क्या है, सही है, बिल्कुल सही है आप लोग का। अनामिका का सही है और कलीमुद्दीन, बहुत सारे लोग का इसमें मैसेज आ रहा है। चलिए ठीक है, अब आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वेरी गुड, ये क्वेश्चन नंबर 51 के जस्ट बाद 52 पे हम आएंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52। करेक्ट, किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं हम उन पर निर्भर हैं। वाह क्या गजब की लाइन है। और ये किसने कही थी? ए में कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी में कह रहा है कि राजीव गांधी, सी में महात्मा गांधी और डी में एपीजे अब्दुल कलाम। अब आप ये कमेंट करके बताइए कि ये किसने कहा था कि ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वो हम पे निर्भर नहीं है हम उन पे निर्भर है। बताइए कितनी सुंदर पंक्ति है, ये किसने कही थी? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमको बताइए। चलिए वेरी गुड, बहुत सारे लोग का मैसेज आ रहा है। चलिए गर्ल संजू, सी नंबर ऑप्शन आ रहा है। चलिए वेरी गुड, तो मैक्सिमम लोग हम देख रहे हैं अब्दुल वरी, चलिए वेरी गुड, इनका भी सी नंबर ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी का है। वाह क्या बात है, महात्मा गांधी ही बोले थे कि ये ग्राहक जो है हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, ग्राहक जो है हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसमें सी नंबर जो ऑप्शन है कहाँ चला गया? सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी जो ऑप्शन आप देख रहे हैं सबका सब इनकरेक्ट है। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को आप भली भांति डेली बाय डेली देखते होंगे, जिनका दुकान उकान होगा वो लोग समझ रहे होंगे, या जिनका भी बिजनेस व्यवसाय है वो लोग अच्छी तरीके से इस चीज को देख रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे। ये देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 53 करे कि इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? ए में संचार, बी में वृत्त, सी में शिक्षा और डी में यातायात। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा सही ऑप्शन है। तेजी से आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइए कि इसमें कौन सा सही घटक है, तेजी से कमेंट करके बताइए। चलिए अनिल कुमार, श्याम, कमेंट करके बाबू बताइए। वेरी गुड, तो देखिए इसमें अनामिका शर्मा का डी नंबर आ रहा है, और भी लोग कमेंट करके बताएं। अनामिका शर्मा AWS, ठीक है, सी नंबर, हाँ बिल्कुल सही है, सी नंबर जो ऑप्शन है इसका एकदम सही है। चलिए अच्छी बात है, वेरी गुड। हम देख रहे हैं मोबाइल में भी चल रहा है, लैपटॉप में भी चल रहा है, दोनों ही जगह चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। चलिए बाबू मनीष यादव, डी नंबर आ रहा है। कलीमुद्दीन का डी आ रहा है, कमेंट आप लोग करते चलिए। कलीमुद्दीन का सी भी आ रहा है। देखिए बाबू अभिषेक तिवारी का सी नंबर ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, इसमें शिक्षा जो है इसके क्या है, प्रमुख घटक है, इसका आधारभूत संरचना का घटक है। सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब देखिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 54, ये 54 नंबर क्वेश्चन है। करे कि इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? ए में कह रहे कि ज्वारीय ऊर्जा, बी में कह रहे कि पेट्रोलियम, सी में कह रहे कि कोयला और डी में कह रहे कि प्राकृतिक गैस। फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। 54 नंबर क्वेश्चन में पारंपरिक स्रोत के बारे में आपको बताना है, बिल्कुल सही है। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए कुछ लोग का सी भी आ रहा है, सी नंबर ऑप्शन आ रहा है कुछ लोगों का, ठीक है, कमेंट करके आप लोग बताइए। अनामिका का सी आ रहा है, सी आ रहा है, मैक्सिमम लोग हम देख रहे हैं कि सी ही आ रहा है। ठीक है, ठीक है, कलीमुद्दीन का सी आ रहा है, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हम सी देख रहे हैं। देखिए बाबू इसमें जो है इनमें से कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? तो गैर पारंपरिक स्रोत है, गैर पारंपरिक कह रहे हैं ना, तो इसमें जो है ये ज्वारीय ऊर्जा का आ रहा है, तो आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा। इसमें ए नंबर ऑप्शन मिल रहा है, सही है ना, ए नंबर ऑप्शन इसमें सही है। अब देखिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में 54 के जस्ट बाद इसमें 55 पे हम लोग आएंगे। कह रहे कि
गोंडवाना का समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? ए में करेगी 25 करोड़ वर्ष पूर्व, बी में करेगी 20 लाख वर्ष पूर्व, सी में करेगी 20,000 वर्ष पूर्व और डी में करेगी इनमें से कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ दिस। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए, तेजी से आप कमेंट करके बताइए। चलिए वेरी गुड, बहुत सारे लोग का कमेंट आना शुरू हो गया है। चलिए वेरी गुड, कमेंट करके आप लोग बताइए, तेजी से आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। तेजी से आप लोग, यदि आप चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा हर एक अपडेट्स आपको मिलते चले। चलिए बहुत सारे लोग का इसमें कमेंट आना शुरू हो गया है। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसमें 25 करोड़, ठीक है, आनंद आर्या, ठीक है, स्वागत है बाबू। 25 करोड़ वाले का देख रहे हैं मैक्सिमम लोग का आ रहा है आंसर, तो ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 25 करोड़ वर्ष पूर्व, 25 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी कि ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन रहा, देखिए ये 56 पे हम आ चुके हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कह रहा है कि निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? ए में कह रहा है कि चावल, बी में कह रहा है मक्का, सी में कह रहा है कपास और डी में कह रहा है इनमें से सभी। खरीफ फसल, खरीफ की फसल कौन है? तेजी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा सही ऑप्शन है। तेजी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए वेरी गुड, कमेंट करके बाबू बताइए। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कितना आसान है आप लोग देख भी रहे होंगे। जब तक न सफल हो निंद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो निंद चैन को त्यागो तुम, और क्या कमी रह गई है देखो और सुधारो तुम, क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए आप लोग पूरा मेहनत कीजिए, निश्चित रूप से आप सफल होइएगा। चलिए मैक्सिमम लोग का बहुत आंसर देखने के ए आ रहा है बाबू, आप तेजी से कमेंट कीजिए। अनामिका शर्मा का डी नंबर ऑप्शन आ रहा है, ठीक है बाबू, बिल्कुल सही है आपका। चलिए वेरी गुड, बिल्कुल सही है, डी नंबर ऑप्शन इसमें कर है खरीफ फसल, तो चावल भी होगा, मक्का भी होगा, कपास भी होगा, यानी इसमें सब होगा। डी इज द करेक्ट आंसर, यानी इनमें से सभी। 56 आप देख लिए। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग को चलना है फटाफट। चलिए एकदम टाइम भी कम है और ज्यादा क्वेश्चन बनाने हैं इसमें। इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? ए में करे कपास, बी में करे जूट, सी में करे गन्ना और डी में करे किसान। तेजी से कमेंट करके बताइए कि कौन से रेशेदार फसल नहीं है। रेशेदार फसल कौन नहीं है? 57 में चल रहा है, 57 में हम लोग का चल रहा है। तेजी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बंद कर दीजिए इसको। तेजी से कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइए इसमें क्या रिजल्ट चल रहा है। वेरी गुड, बहुत सारे लोग का कमेंट आना शुरू हो गया। रेशेदार फसल में हम लोग को बात करना है, ठीक है। तेजी से कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए वेरी गुड, कुछ लोग का डी भी आ रहा है, इसमें ध्यान से देखिएगा आप लोग। हाँ, अभिषेक तिवारी का सी नंबर ऑप्शन आ रहा है। चलिए अभिषेक बाबू बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बिल्कुल सही है। अभिषेक तिवारी सी नंबर ऑप्शन आ रहा है, देखा जाए सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। गन्ना बिल्कुल सही है, सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें रेशेदार फसल नहीं है। कौन नहीं है रेशेदार फसल? तो गन्ना जो होता है सो रेशेदार नहीं होता है। बाकी सब तो आप देख रहे हैं, जूट है, कपास, ये सब रेशेदार होता है, इसलिए ये रेशेदार में नहीं आता है। तो 57 के जस्ट बाद 58 पे आइए। वाह क्या क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहे कि कांडेला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कांडेला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? ए में कह रहे हैं महाराष्ट्र, बी में गुजरात, सी में केरल और डी में कह रहे हैं पश्चिम बंगाल। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि चारों में कौन सही है, ए बी सी और डी, चारों में सबसे कौन सही है? कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। वेरी गुड। चलिए कुछ लोग का इसमें हम देख रहे हैं कि ए भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, कुछ लोग का इसमें हम देख रहे हैं कि बी भी आएगा। तो ठीक है, कमेंट आप लोग करते चलिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा हर एक अपडेट्स आप तक पहुंचे चले। चलिए वेरी गुड बाबू, वेरी गुड। चलिए हाँ, प्रिया उपाध्याय बी नंबर ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही है, गुजरात, ठीक है। अभिषेक तिवारी का भी बी नंबर ऑप्शन आ रहा है बाबू, बिल्कुल सही है तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बी नंबर इसमें बिल्कुल सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, गुजरात। वाह क्या आंसर देते हैं आप, गजब का आंसर है। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे 59
59 नंबर पे हम आएंगे, करें कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर में कह रहा है कि अमेरिका में, बी में कह रहा है कि जर्मनी में, सी में कह रहा है कि जापान में, और डी में कह रहा है कि इंग्लैंड में। अब बताइए कि चारों में कौन सा सही ऑप्शन है, चारों में कौन सा सही ऑप्शन है, कमेंट करके बताइए। वेरी गुड, बी नंबर ऑप्शन है कलीमुद्दीन आलम का, और इसमें अभिषेक तिवारी का, अब्दुल बरी का, ठीक है, बिल्कुल सही है, जर्मनी में, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, एकदम 100% आपका सही है। मृत्युंजय कश्यप का बी नंबर ऑप्शन आ रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैक्सिमम लोग का बी ही आया है, माने 99% लोग हम देख रहे हैं कि बी ही आया है, बिल्कुल सही है। चलिए अच्छी बात है, बी इज द करेक्ट आंसर। जब आप सभी कह रहे हैं बी सही है तो ठीक है, चलिए बी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल बी नंबर, यानी जर्मनी में ही उनका जन्म हुआ था। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे फटाफट। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 कह रहे कि इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की, इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की। ए में कह रहा है कि हैमिल्टन ने, बी में कह रहा है कि कैक्सटन ने, और सी में एडिसन ने, और डी में स्मिथ ने। तेजी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें कौन सा सही ऑप्शन है, तेजी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बी, तेजी से आप लोग कमेंट करें। वेरी गुड, बी, अनिल कुमार का बी है, कलीमुद्दीन आलम का बी आ रहा है, चलिए अच्छी बात है, वेरी गुड। मृत्युंजय कश्यप का बी है, यानी मैक्सिमम लोग का। अभिषेक तिवारी का भी हम देख रहे हैं कि इसमें बी है, चलिए अच्छी बात है, मैक्सिमम लोग का देख रहे हैं कि बी है। प्रिया उपाध्याय का बी है, बिल्कुल सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। बी कैक्सटन जो लिखा हुआ है यहाँ पे ऑप्शन में, ये बी नंबर ऑप्शन कैक्सटन, यानी बी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। अब आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तेजी से आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करते चलिए। चलिए 61 में कह रहा है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। ए में फरवरी क्रांति, बी में अप्रैल क्रांति, सी में अक्टूबर क्रांति, और डी में नवंबर क्रांति। बाबू कमेंट बॉक्स में आप तेजी से कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तेजी से कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल सही है, चलिए अच्छी बात है, वेरी गुड। बहुत सारे लोग का ऑप्शन हम देख रहे हैं कि बी नंबर ऑप्शन आ रहा है, और भी कमेंट करके आप लोग बताइए, कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। आदित्य राज का ये आ रहा है, उसके बाद अमिताभ बच्चन, वाह नाम तो गजब है, ए नंबर ऑप्शन है। कलीमुद्दीन का बी नंबर है, लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए कि इसमें कितना नंबर ऑप्शन आ रहा है। 1917 में, एक बार फिर से हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, 1917 में पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। चलिए नहीं, ये जो है ये अक्टूबर क्रांति होता है ना, इसमें सी नंबर ऑप्शन सही है, अक्टूबर क्रांति। कहाँ गया, अक्टूबर क्रांति, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। कौन आंसर होगा, अक्टूबर क्रांति होती है, सी नंबर ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही। अब देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था। ए में कह रहा है कि कार्ल मार्क्स ने, बी में कह रहा है कि स्टालिन ने, सी, एक मिनट बाबू, सी नंबर में कह रहा है कि ट्रॉट्स्की ने, और डी में कह रहा है कि केरेस्की ने, है ना। तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि चारों में कौन सा सही ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी, ठीक है। करे कि हु फॉर्म द रेड आर्मी, रेड आर्मी का क्या है, तो इसमें करे कि ए, बी, सी, डी, चारों में कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। बिल्कुल सही है, चलिए वेरी गुड, बिल्कुल सही। मैक्सिमम लोग को हम देख रहे हैं कि सी नंबर ऑप्शन आ रहा है, चलिए वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है इसमें, निश्चित रूप से सी नंबर ऑप्शन जो है इसमें सही है। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। चलिए सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, सी नंबर ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 63 फटाफट चलिए एकदम। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहे कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। ए में कह रहे हैं कि 1921 में, बी में 1906 में, सी में 1929 में, और डी में 1936 में। तेजी से आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइए कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, यानी 63 नंबर क्वेश्चन हम लोग का चल रहा है। फटाफट चलिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तेजी से कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइए। चलिए मैक्सिमम लोग हम देख रहे हैं कि सी आ रहा है, कुछ लोग का बी भी आ रहा है।
चलिए अच्छी बात है, इसका मतलब ये है कि बी इसका मतलब है कि 1906, ठीक है 1906 जिसका भी आ रहा है सही आ रहा है, प्रिया उपाध्याय का, अब्दुल बरी का, कलीमुद्दीन का, तो सी आ रहा है। बी नंबर ऑप्शन जिसका है 19 वो सही है, 1996 में 1906 जिसका भी आया है वो बिल्कुल सही है, सी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी 1906 कहाँ है, बी में नहीं है, तो बी है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 63 के जस्ट बाद 64, फटाफट चलिएगा। ये देखिए करे कि तख्त श्री हरमंदर जी साहिब कहाँ स्थित है? करे कि तख्त श्री हरमंदर जी साहिबा कहाँ स्थित है? ए में करे पटना, बी में करे कि अमृतसर, सी में करे दिल्ली और डी में करे कि आगरा। तेजी से कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, ये कितना शानदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बीच। चलिए अच्छी बात है, वेरी गुड, तेजी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, वेरी गुड। संदीप कुमार पंडित का बी नंबर ऑप्शन आ रहा है, वाह। मैक्सिमम लोग का हम देख रहे हैं कि बी ही नंबर ऑप्शन आ रहा है, ज्यादा लोग का हम देख रहे हैं कि बी आ रहा है, लेकिन ध्यान से आप लोग देखिए। हाँ चलिए वेरी गुड, पटना जिसका है, पटना बिल्कुल सही है, पटना में ही उपस्थित है, तो पटना इसमें बी में थोड़ी दिख रहा है, पटना तो ए में दिख रहा है ना, पटना जो है ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है बाबू। अभिषेक तिवारी पटना में स्थित है, तो ए नंबर ऑप्शन जो है इसमें बिल्कुल से नीतीश जी का है। चलिए नीतीश बाबू बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा शुभकामना आशीर्वाद मेरी तरफ से, आप खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए, और आइए कवि मोतिहारी आपका स्वागत है। चलिए इसमें नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, पटना में स्थित है, यानी ए इज द करेक्ट आंसर, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए कह रहे कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 65 में कह रहे कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ए में कह रहे कि 1855, बी में कह रहे 1857, सी में 1885 और डी में कह रहे कि 1887। तेजी से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। कितना शानदार क्वेश्चन है, वाह क्या क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया लग रहा होगा आप लोग को। तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था, वेरी गुड, बी नंबर ऑप्शन आ रहा है बहुत सारे लोग का, तो बी नंबर ऑप्शन आ रहा है, अभिषेक तिवारी का बी है, उसके बाद अब्दुल बरी का देखिए बी नंबर ऑप्शन यानी 1857, ठीक है, तो 1857 में ही ये सिपाही विद्रोह हुआ था, तो 1857 जिसका है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, 1857 जिसका है वो बिल्कुल सही है, तो 1857 यानी बी नंबर ऑप्शन जो है ये क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, फटाफट चलिए आप लोग तेजी से आप लोग आगे बढ़ते चलिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है, देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, क्वेश्चन इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है, हम आपको केवल हिंदी वाला पढ़ रहे हैं क्योंकि बिहार बोर्ड वाले लोग तो केवल हिंदी में ही पढ़े होंगे ना, मैक्सिमम लोग हिंदी में पढ़े होंगे। यदि आपको इंग्लिश की आवश्यकता है तो आप इंग्लिश को देख लीजिए, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, तो आप लोग चूंकि टाइम भी कम है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कराना है, इसलिए थोड़ा सा एक ही टाइप से बोला जा रहा है, इसलिए आप लोग अदरवाइज नहीं लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहे कि श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? ए में कह रहे कि प्राथमिक क्षेत्र, बी में कह रहे कि द्वितीय क्षेत्र, सी में कह रहे कि तृतीय क्षेत्र और डी में कह रहे कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि नॉन ऑफ दिस। फटाफट आप लोग तेजी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। 66, चलिए फटाफट चलिए, वेरी गुड, तेजी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो 66 प्रिया उपाध्याय का ए नंबर ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही है, और इसमें देख रहे हैं कि मैक्सिमम कलीमुद्दीन आलम का भी ए आया, अनिल कुमार का भी ए आया है, ठीक है, अच्छी बात है, ए नंबर ऑप्शन जिसका भी है वो बिल्कुल सही है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा हर एक अपडेट्स मिलते चले, और आपके संपर्क में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको इस वीडियो का लिंक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो से आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलते चले। तो फटाफट आप लोग ऐड होते चलिए, बिल्कुल सही है, बहुत सारे लोग का कमेंट आना शुरू हो गया है। तो देखिए इसमें प्राथमिक क्षेत्र है ना, तो देखिए ए नंबर ऑप्शन आ रहा है, चलिए ए नंबर ऑप्शन जिसका भी आ रहा है, ए नंबर ऑप्शन इसमें सभी का आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। तो प्राथमिक क्षेत्र तो ए में ही है ना, सही है, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। 67, वाह, देखिए ये क्वेश्चन कितना शानदार है। अभी तुरंत बिहार दिवस के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ए में
20 जनवरी, बी में 22 मार्च, सी में 23 जून और डी में 25 अगस्त। वाह क्या क्वेश्चन है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट कीजिए। आप बिहार में रहते हैं तो आपको ये पता होनी चाहिए कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। कमेंट करके बताइए। चलिए फटाफट, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके बताइए। चलिए बिहार दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बी नंबर ऑप्शन आ रहा है अभिषेक तिवारी का, उसके बाद संदीप कुमार पंडित है। मैक्सिमम लोग के इसमें आ रहा है बी नंबर ऑप्शन, जिसका भी 22 मार्च आ रहा है। 22 मार्च जो है बिल्कुल सही है। 22 मार्च जिसका भी आ रहा है उसका बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है बाबू, आगे बढ़े, इसमें आगे बढ़ते चले। पंडित, वेरी गुड। बी नंबर ऑप्शन जिसका भी है बिल्कुल सही है। 22 मार्च के दिन ही हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। तेजी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68, सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है। सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है। बताइए सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन कहाँ होता है? ए में कह रहे हैं सोनपुर में, बी में हाजीपुर में, सी में बक्सर में, डी में भागलपुर में। आप बताइए, गंगा नदी नहाने थोड़ी जाना है, इसमें खोजना है कि सबसे बड़े पशु का मेला कहाँ लगता है, पशु मेला कहाँ लगता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए फटाफट, तेजी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसमें कहाँ पे पशु का मेला लगता है। वाह चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। ए नंबर ऑप्शन का देखने की भीड़ लग गया है। अब्दुल बड़ी का बी आया है, ए आया है, उसके बाद अभिषेक तिवारी का ए नंबर ऑप्शन आया। चलिए वेरी गुड। मैक्सिमम लोग हम देख रहे हैं कि ए नंबर ऑप्शन आ रहा है। प्रिया उपाध्याय का, मृत्युंजय कश्यप का। तो ए नंबर मतलब सोनपुर। सोनपुर मेला तो आप लोग जान रहे हैं कितना फेमस है, तो वो पशुओं के मेला के लेकर फेमस है, तो इसलिए ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या है, सही है। फटाफट आप लोग कमेंट करते चलिए। हर नर हो रामकृष्ण जैसे, हर नर हो रामकृष्ण जैसे, हर नारी सावित्री सीता हो। हर नर हो रामकृष्ण जैसे, हर नारी सावित्री सीता हो, हर आचरण बने रामायण सा, हर पुस्तक भागवत गीता हो, हर पुस्तक भागवत गीता हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब पशु के मेला के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, तो देखिए पशु के मेला में का मतलब होता है कि सोनपुर में। ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। देखिए ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 68 पे हम लोग थे। चलिए फटाफट हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन रहा 69 नंबर क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। वाह क्या क्वेश्चन है, देखिएगा ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत बढ़िया लगेगा। कह रहे कि सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? ए में कह रहे कि अलाउद्दीन खिलजी, बी में कह रहे कि औरंगजेब, सी में कह रहे कि शेरशाह सूरी और डी में कह रहे कि कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 69 पे चल रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 69 फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए शेरशाह सूरी, नीतीश जी गुप्ता। चलिए वेरी गुड, आप कमेंट करते चलिए। आप लोग का कमेंट मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है, तो जरूर आप लोग का कमेंट हम देखेंगे, पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर, ठीक है चलिए अच्छी बात है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम लोग का शेरशाह सूरी आ रहा है, शेरशाह सूरी, इसका मतलब है सी नंबर ऑप्शन। अभिषेक तिवारी का, अब्दुल बड़ी का, संदीप कुमार पंडित का, मृत्युंजय कश्यप का, मैक्सिमम लोग का हम देख रहे हैं कि यही सी नंबर ऑप्शन आ रहा है। चलिए ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शेरशाह सूरी जिसका भी है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सी नंबर ऑप्शन। तो आप देखिए शेरशाह सूरी, नीतीश जी गुप्ता अरेराज से, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर करेंगे। बहुत बेहतर परफॉर्मेंस आपका जा रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आई एम प्राउड ऑफ यू। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? ए में कह रहे कि जेम्स हरगिव्स, बी में कह रहे कि जॉन के, और सी में कह रहे कि रॉबर्ट फुल्टन, और डी में कह रहा है जेम्स वाट। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा हर एक अपडेट्स आप तक पहुंचते चले। और जो भी वीडियो, जो भी आपका एग्जाम होने वाला 10th का, उस सब का वीडियो इस पे लाइव चलेगा शाम में 7 बजे से। जरूर आप ऑनलाइन क्लास कीजिए, और हमारे एक्सपर्ट लोग भी यहाँ पे उपस्थित रहेंगे जो हर तरह का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते रहेंगे। बीच में हम भी आपसे मिलते रहेंगे। तो चलिए वेरी गुड, बहुत सारे लोग का इसमें ऑप्शन मिल रहा है, यानी बी नंबर ऑप्शन जो है इसमें
सही है। चलिए वेरी गुड, बी नंबर ऑप्शन इसमें मैक्सिमम लोग हम देखने की आ रहा है। चलिए बी नंबर ऑप्शन जो है इसमें सही आ रहा है, ठीक है। मैक्सिमम लोग हम देख रहे हैं कि बी है, ठीक है, कलीमुद्दीन आलम, ठीक है। मैक्सिमम लोग हम बी देख रहे हैं यानी जॉन के, ठीक है। चलिए मैक्सिमम लोग का सही है, यानी सही, आप लोग एकदम बढ़िया से पढ़ाई किए, एकदम तहे दिल से आप लोग को धन्यवाद। यानी बी नंबर ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 71, फटाफट चलिए। क्वेश्चन नंबर स्थित है दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ए नंबर में कह रहा है भागो, ए नंबर में कह रहा है कि मध्य प्रदेश, बी में कह रहा है कि ओडिशा, सी में कह रहा है पश्चिम बंगाल और डी में कह रहा है कि झारखंड। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 71, फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए दुर्गापुर प्लांट ये कहाँ स्थित है? फटाफट कमेंट। अनामिका शर्मा का सी आ रहा है, आदित्य राज का, ठीक है बाबू। जिसका भी सी नंबर ऑप्शन आया है बिल्कुल सही है। सी नंबर ऑप्शन जिसका भी आया है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सी नंबर ऑप्शन जिसका भी आ रहा है वो सही है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है, बिल्कुल सही। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब आइए नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि सेडान युद्ध कब हुआ? सेडान युद्ध कब हुआ? ए में कह रहे कि 1871, बी में कह रहे 1870, सी में कह रहे 1848 और डी में कह रहे 1815। फटाफट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सेडान युद्ध कब हुआ था, सेडान युद्ध कब हुआ था। तो ये सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है। सी नंबर ऑप्शन इसमें कुछ लोग का आ रहा है, कुछ लोग का बी भी आ रहा है, चलिए कुछ लोग का सी आ रहा है। सेडान युद्ध कब हुआ था? क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन देख के आप लोग कमेंट कीजिए, हाँ ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए बाबू, 1870 जो इसमें आ रहा है, सेडान युद्ध जो है 1870 में ना हुआ था। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हाँ बी नंबर जिसका भी कमेंट आया था बी बिल्कुल सही था, 1870 बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा है, हम देख रहे हैं। चलिए अच्छी बात है। 72 के जस्ट बाद 73 है। 73 में कह रहा है कि हिगेल कौन था? हिगेल कौन था? ए में कह रहा है कि जर्मन चांसलर था, बी में कह रहा है कि राजनीतिज्ञ था, सी में दार्शनिक था और डी में कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हु वाज हेगेल? हेगेल कौन था? कह रहे कि जर्मन चांसलर था, पॉलिटिशियन था और फिलोसफर था और डी में कह रहे कि नॉन ऑफ दिस। फटाफट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हेगेल कौन था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हेगेल कौन था इसमें। चलिए वेरी गुड, सी नंबर ऑप्शन जिसका भी आ रहा है वेरी गुड, सी, अच्छी बात है सी। अभिषेक तिवारी का आपको, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन जो है दार्शनिक, ये बिल्कुल सही जवाब है। ये दार्शनिक है। हेगेल कौन था? तो ये फिलोसफर था यानी दार्शनिक था। नेक्स्ट 74 में आइएगा। 74 नंबर क्वेश्चन गजब का क्वेश्चन है। कह रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ए में कह रहा है कि जेनेवा समझौता, बी में कह रहा है कि हनोई समझौता, सी में कह रहा है कि पेरिस समझौता, डी में कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं यानी नॉन ऑफ दिस। 74 तेजी से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमको बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए वेरी गुड, इसमें बहुत सारे लोग, अब्दुल बरी का बी नंबर ऑप्शन आ रहा है। चलिए बिल्कुल सही है बाबू, बिल्कुल सही है। चलिए अब्दुल बरी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया तैयारी आप किए। दिल गार्डन हो गया मेरा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मेरा हर एक अपडेट्स आप तक पहुंचे। चलिए वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कलीमुद्दीन आलम का भी बी आया है, अभिषेक तिवारी जी का भी बी आया है, अच्छी बात है। इसमें बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन इसमें क्या है? बिल्कुल सही है, यानी हनोई समझौता जो है यही आपका सही आंसर है। 74 के जस्ट बाद हम बात करेंगे 75। फटाफट आप चलिएगा 75, एकदम हम लोग फटाफट आगे बढ़ते चलेंगे। करे कि बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? ए में करे 1905, बी में 1911, सी में 1915 और डी में करे 1922। तो फटाफट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? 75 नंबर क्वेश्चन हम लोग का चल रहा है। 75
चलिए 75 नंबर में, चलिए तो इसमें एकदम फ्रेश चलना चाहिए ना, फ्रेश चल रहा है जी, कमेंट करके बताइए, फ्रेश चल रहा है, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए। चलिए कुछ लोग का ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी डी आदित्य सिंह, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य बाबू, ढेर सारा शुभकामना मेरी तरफ से, आशीर्वाद, खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए, हम बिल्कुल अच्छे हैं, आप लोग भी अच्छे रहिए, माता रानी से यही हम गुजारिश करेंगे, विनती करेंगे, नम्र निवेदन करेंगे। चलिए ठीक है, कलीमुद्दीन आलम का देख रहे हैं कि ए नंबर ऑप्शन आ रहा है, चलिए ए नंबर ऑप्शन आ रहा है कुछ लोग का, देखिए इसमें देखा जाए इसमें कितना नंबर ऑप्शन है चल रहा है, तो ए में कह रहा है कि 1905, बी में 1911, सी में 1915 और डी में 1922, यानी इसमें ये 1905 यानी ए नंबर ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है, जिसका जिसका भी ए आया है वो बिल्कुल सही जवाब दिया है। 75 के जस्ट बाद हम 76 पे चलेंगे, ये क्वेश्चन देखिएगा, करे किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है, किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है। ए में कह रहा है कि पी तरंग, बी में कह रहा है कि एस तरंग, सी में कह रहा है कि एल तरंग, डी में कह रहा है कि टी तरंग। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइए इसमें कौन सा सही ऑप्शन है, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा सही ऑप्शन है। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड, चलिए सी, हाँ राहुल कुमार सोनी का सी नंबर ऑप्शन आ रहा है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, सी नंबर ऑप्शन जिसका भी आया है बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल सही जवाब दिए। मृत्युंजय कश्यप का सी नंबर ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही है, चलिए वेरी गुड, वेरी गुड, जिसका भी सी आया है वो सी नंबर यानी कि एल तरंग, सी का मतलब क्या होता है एल तरंग, यहाँ पे देखिए सी नंबर ऑप्शन आ रहा है जिसका भी एल तरंग वो सही आया है, बाकी जो आप देख रहे हैं सबका सब इनकरेक्ट है, ये सब गलत है। चलिए इसमें 76 के जस्ट बाद 77 पे हम बात करेंगे, ये देखा जाए क्वेश्चन कह रहा है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है। ए में कह रहा है 80%, बी में कह रहा है 85%, सी में कह रहा है कि 95% और डी में कह रहा है सही ऑप्शन है। सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखे, सब वो नहीं होते जो आप नींद में देखे, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं दे। सफलता आपको मिलेगी या ना मिलेगी यह केवल इस बात पे निर्भर करता है कि आप स्वयं सफलता के लिए कितने इच्छुक हैं, आप सफलता के लिए कितने इच्छुक हैं उस पे ये निर्भर करता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसमें मैक्सिमम लोग हम देख रहे हैं कुल कितना, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो चलिए वेरी गुड, इसमें हाँ कमेंट करके आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए, चलिए वेरी गुड 95%, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, चलिए कमेंट करके आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए, ठीक है 95%, ठीक है 96.5 है, कुछ लोग का डी भी आ रहा है, तो इसमें तो उतना तो दिया नहीं है 96.5, हाँ तो वही बिल्कुल सही, संदीप कुमार का 95 आ रहा है, सही आ रहा है आपका, यही 95 वाला ही हम लोग सही करेंगे, यानी इसमें सी इज द करेक्ट आंसर, ये सी नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है, ठीक है अच्छी बात है। अब आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आएंगे, 77 के जस्ट बाद 78 पे हम लोग आ जाएंगे। ये 78 नंबर क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा, बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है, बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है। ए में कह रहा है कि सोन, बी में कह रहा है कि गंडक, सी में कह रहा है कोसी और डी में कह रहा है कि पुनपुन। कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके बताइए कि नदी घाटी परियोजना नहीं है। 78 नंबर क्वेश्चन चल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। 78 नंबर में चलिए डी नंबर ऑप्शन आ रहा है, चलिए आदित्य राज का बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल सही कमेंट आपने किया, बिल्कुल सही है। राहुल कुमार सोनी, प्रिया उपाध्याय का सी आ रहा है, अब्दुल बड़ी का डी आ रहा है। डी नंबर ऑप्शन जिसका भी आया यानी पुनपुन, डी का मतलब होता है पुनपुन, तो ठीक है इसमें डी नंबर ऑप्शन सही। अनामिका शर्मा का देख रहे हैं कि डी आया है, चलिए अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। मृत्युंजय कश्यप का भी आया है आपको डी, ठीक अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। इसमें जिसका भी पुनपुन आया है ना, पुनपुन वो सही है, यानी डी इज द करेक्ट आंसर, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 79 में आइए, वाह क्या क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है बाबू। कह रहा है कि गेहूं फसल है, गेहूं फसल है। ए में कह रहा है कि खरीफ, बी में कह रहा है कि रबी, सी में कह रहा है कि जायद और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं यानी नन ऑफ दिस। गेहूं फसल क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए गेहूं फसल क्या है। आप लोग देखिए
हम लोग भारत कृषि प्रधान देश है, तो आप लोग को ये समझना होगा कि खरीफ क्या होता है, रबी क्या होता है, ये फसलें क्या क्या होते हैं, इनके बारे में जानना होगा। तो गेहूं फसल क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए। वेरी गुड, बहुत सारे लोग का बी नंबर ऑप्शन आया। संदीप कुमार पंडित का आया है, राहुल कुमार का है, आसिफ का आया। यदि आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो भारत तो कृषि प्रधान देश है, इसमें तो आपको जानना होगा कि रबी फसल ये खरीफ फसल क्या होता है ना। चलिए वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब आप लोग का आ रहा है। जितना लोग कमेंट कर रहे हैं सभी लोग का बिल्कुल सही है। चलिए अच्छी बात है, बिल्कुल रबी फसल यानी कहने का मतलब आप लोग का रबी फसल, बिल्कुल सही कमेंट है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा हर एक अपडेट्स मिलते रहे। और डेली बाई डेली हम लोग अपने चैनल से डीके मिश्रा मोतिहारी चैनल से हम लोग डेली लाइव आ रहे हैं। और जो भी जैसे आपका अगला जो नेक्स्ट एग्जाम है, जैसे हिंदी का, संस्कृत का, इंग्लिश का, ये सब का यहाँ से लाइव सेक्शन चलेगा। हमारे एक्सपर्ट लोग यहाँ पे उपस्थित रहेंगे और बीच बीच में हम लोग भी उपस्थित रहेंगे। आपका सोल्यूशन होते रहेगा, ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का, हर एक तरह का सोल्यूशन होगा। मेरा ये प्रयास है कि हर बच्चा को, हर एक बच्चा को, बिहार के हर एक बच्चा को हम लोग से बेनिफिट हो। हमारे चैनल के माध्यम से हर तरह के बच्चे पढ़ें और बेहतर रिजल्ट लाएं। चलिए इसमें बी नंबर ऑप्शन जिसका भी आया है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी इज द करेक्ट आंसर। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। गेहूं फसल जो होता है ये रबी फसल होता है, ठीक है, आप लोग जान ही रहे हैं, बिल्कुल सही है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। वह क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 कह रहे कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें किससे है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें किससे है। ए में कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंध, बी में कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था, सी में कह रहा है कि वित्तीय व्यवस्था और डी में कह रहा है कि संघीय व्यवस्था। तेजी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैसेज करेंगे किसमें कौन सा सही है, पंचायती। चलिए वेरी गुड, हाँ बी नंबर में हम देख रहे हैं बिल्कुल सही है। आप लोगों का कमेंट आना शुरू हो गया, बहुत बढ़िया लग रहा है। बी नंबर ऑप्शन इसमें देख रहे हैं कि ज्यादा लोग आ रहे हैं। चलिए ठीक है, बी नंबर ऑप्शन यानी राहुल कुमार सोनी का, अनामिका का, आसिफ का, कुमार, अंशु। चलिए ठीक है, जिसका भी मतलब बी आया है ना, बी वो सही ऑप्शन है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था जो है ये बिल्कुल सही है। बाकी जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये बिल्कुल क्या है, गलत है। तो ये बी नंबर ऑप्शन आप देख लिए। तो आप लोग खूब बढ़िया से पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़िए। मेरी तरफ से ढेर सारा शुभकामना और आशीर्वाद है। और डीके मिश्रा मोतिहारी ये जो चैनल से जो आप लाइव अभी पढ़ रहे हैं, इसको जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि मेरा हर एक अपडेट्स आपको मिलते चले। और साथ ही साथ और मेरा अपना टेलीग्राम चैनल भी है, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है आपको डीके मिश्रा मोतिहारी से। यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हैं ये भी आप मेरा डीके मिश्रा मोतिहारी से ही है। तो आप टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाइए। जो भी अभी हम पढ़ाए हैं सबका हम आपको पीडीएफ बना के इस पेज का भेज देंगे। सबका आंसर से टिक आउट है, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो बाबू आज के क्लास के लिए इतना काफ़ी है। खूब बढ़िया से पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए। ये मेरी तरफ से आप लोग के लिए ढेर सारा शुभकामनाएं, आशीर्वाद है। खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए। देखिए सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। यदि कोई इंसान ये चाहता है कि हम बिना पढ़े बिना मेहनत किए हम आगे बढ़ जाएं, तो बाबू ये संभव ही नहीं है। आपको तो मेहनत करना होगा। बिना मेहनत की इस दुनिया में कोई इंसान आगे नहीं बढ़ता है। मेहनत तो करना ही होगा। सफलता के लिए कोई भी शॉर्टकट मार्ग नहीं है। यदि आप अपनाते हैं तो कुछ समय के लिए क्षणिक लाभ होगा, हमेशा के लिए वो परमानेंट नहीं होगा। इसलिए आप लोग खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए। क्योंकि आपको हम शुरू में ही बताएं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और पंख से कुछ भी नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है, हौसले से उड़ान होती है। इसलिए हौसला बना के रखिए, खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए। क्योंकि सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखें। सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखें। सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं दे। शहर में बारूदों का मौसम है, शहर में बारूदों का मौसम है। और गांव चलो मेरे दोस्त, अमरूदों का मौसम है। तो इसलिए आप लोग खूब बढ़िया से पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए। राज जो कुछ भी हो इशारों में बतला भी देना। राज जो कुछ भी हो इशारों में बतला भी देना। जब भी मिलना अपने मित्र से तो एक बार हाथ मिलाना, तो थोड़ा दबा भी देना। खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए। मेरी तरफ से ढेर सारा शुभकामना है, आशीर्वाद है। और खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद नेक्स्ट अगले क्लास में। धन्यवाद।